नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 7 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहा है। मोहन सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई के अभिभाषण से होगी। 8 फरवरी से प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल सहित अन्य शासकीय काम होंगे। 19 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। आखिर किन मायनों में खास रहेगा ये सत्र, सरकार की क्या होगी तैयारी और विपक्ष कितना पड़ेगा भारी, जानिए इस खास रिपोर्ट में। हरदा अग्निकांड से दहल उठे प्रदेश में कल से 16वीं विधानसभा का पहला 9 दिवसीय बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में डॉक्टर मोहन सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए सरकार अंतरिम बजट ला रही है। पूर्ण बजट जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके बाद इसी दिन से अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया जाएगा। सत्र से ठीक एक दिन पहले हरदा अग्निकांड ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इधर सरकार ने इस घटना पर हर संभव प्रयास करने का दावा किया है। हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए। इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दुर्बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल है उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपया प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। बड़ी आगजनी हुई है और शायद जो खबरें आ रही हैं काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं, कुछ शायद मृत्यु भी इसमें के केस भी सामने आए हैं। इसमें मेरा इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं नगरीय विकास मंत्री था हमने उस समय फायर सेफ्टी नॉर्म लागू किए थे और वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हर आवासीय परिसर में इम्प्लीमेंट होने चाहिए हैं। हर जो औद्योगिक क्षेत्र है उनकी जो इकाइयाँ हैं वहाँ लागू होने चाहिए हैं। हर व्यावसायिक बिल्डिंग में भी लागू होने चाहिए हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में जो भाजपा सरकार रही है ना इन बिंदुओं पर ध्यान दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ना ध्यान दिया नगरीय विकास मंत्री जी ने। हरदा की घटना हो या कानून व्यवस्था पर सरकार के कमजोर पहलू, विपक्ष हार की हताशा से उबरने के लिए कांग्रेस इन मुद्दों पर मुखर होने की तैयारी में है। इधर सदन की कार्यवाही सही तरीके से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कल जब से सत्र की शुरुआत होती है तब जनता के मुद्दों और उनकी सौगातों पर ये कितना केंद्रित होता है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ते हुए सत्र का समापन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सदन, सत्र और सवाल, आज इसी विषय पर हमारी डिबेट होने जा रही है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हम सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश खातरकर जी इस चर्चा का हिस्सा है। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, ये सत्र कल से शुरू हो रहा है, वो भी तब जब आज मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। इस पूरे पैकेज में आपने सुना कि कांग्रेस किस तरह से इस घटना को लेकर आक्रामक तो है ही, लेकिन क्या नहीं लगता कि सदन में इसे एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष बना सकता है? इस पूरे मुद्दे के बीच क्या तैयारी है सरकार की कल से शुरू होने वाले सत्र को लेकर? योगेश जी, देखिए अमित जी, बेहद ही दुखद घटनाक्रम घटित हुआ है हरदा जी। और जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी पूरी संवेदनशीलता के साथ एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में बैठक बुलाई, दिशा निर्देश जारी किए और जो घटना में घायल व्यक्ति हैं और जो मृत व्यक्ति हैं उनके प्रति पूरी संवेदना के अनुसार काम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए।
जी। 4-4 लाख रुपए प्रति मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है। आसपास के जिलों में उनके जो घायलों के इलाज की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस रवाना की गई है। एम्स और हमीदिया हॉस्पिटल में बर्न यूनिट बनाए गए हैं। डॉक्टरों को 24/7 ड्यूटी पर अलर्ट कर दिया गया है। और जितने भी फायर ब्रिगेड आसपास के जिलों, 20 फायर ब्रिगेड के करीब तो हरदा और उसके आसपास के जिलों में थी। भोपाल और इंदौर से भी लगभग 150 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और भेजी गई हैं। जी। तो निश्चित रूप से ये घटनाक्रम बेहद दुखद है। इस पर कांग्रेस की घटिया राजनीति उभर कर सामने आई। जैसा कि अभी कांग्रेस के विधायक जयवर्धन जी ने बयान दिया कि जब मैं नगरीय प्रशासन मंत्री था तो मैंने फायर सेफ्टी अधिनियम जारी किए। जी। आपने क्या किया साहब, जब आप 15 माह की सरकार में मंत्री थे? अगर वो फायर फैक्ट्री रहवासी क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो आपने उसको हटाने के लिए क्या किया? जबकि वहीं दूसरी तरफ 18-20 साल के भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में जहां पहले हमारे पास एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की अभाव हुआ करता था, वहां आज हाई राइज बिल्डिंगों तक फायर ब्रिगेड की पहुंच कैसे पहुंचे, इसके चाक चौबंद व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने की है। और आज हम उस पर बेहतर करने की दिशा में अग्रसर है। घटनाक्रम दुखद है और इस मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदना है और उन मृतकों के प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आगामी सत्र जो 7 फरवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा, उसमें हमारी जो नवनिर्मित जो सरकार है उसके प्रशिक्षण की 2 अवधि पूरी हो चुकी है। प्रथम प्रशिक्षण में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के माध्यम से हमारे नवनियुक्त विधायकों को संसदीय परंपराओं के ज्ञान के प्रति उनको प्रशिक्षित किया गया था। वहीं दूसरे प्रशिक्षण में किस प्रकार विधानसभा में अपने को प्रश्नों के उत्तर और प्रत्युत्तर देने हैं और क्या व्यवहार और क्या आचरण रहना है उसके प्रति प्रशिक्षित की जा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी शासित आगामी सत्र को लेकर सरकार बेहद उत्साहित है और हम पक्ष के द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का माकूल जवाब। तो सरकार की पूरी तैयारी योगेश जी बता रहे, लेकिन कमलेश जी विपक्ष की क्या तैयारी है? क्या सिर्फ हरदा कांड को लेकर ही परसों से गूंज होने वाली है या कुछ और भी मुद्दे हैं जनता से जुड़े जिसको लेकर आपके जो विधायक हैं, आपके जो सदस्य हैं, वो सदन में कदम रखेंगे? अमित जी, सबसे पहले तो मैं हरदा हताहत हुए मृत और घायल हुए लोगों के प्रति तरफ से व्यक्त करता हूं जी। ये सरकार की नाकामी और निर्लज्जता का प्रमाण है। क्योंकि इसका जो धन है ये निर्लजता भरा है कि आप देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया। आप 18.5 साल से अधिक महीना सरकार है, उसके बावजूद आपकी शासन प्रशासन और आपके अधिकारी नेता जी क्या बात कर रहे थे? अगर तमाम मैं तो पिछले 10 सालों में कई हादसे हो चुके हैं। 3 साल पहले पटाखों में समय एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हुई जी। जांच ने सस्पेंड किया था कलेक्टर निरस्त कर दिया गया, लेकिन नियम के तहत और जांच उसके बाद कलेक्टर ने उस लाइसेंस को वापस बहाल किया। पक्ष के लोगों की मिली भगत की एक और बात कहना चाहता हूँ। 2015 में कोटलावद में सड़कों के कमलेश जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही। एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तब तक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर जी का रुख कर लेता हूं। भूपेंद्र जी, जैसे कि कमलेश जी की बातों से समझ में आया कि अभी सत्र शुरू नहीं हुआ है, कल तो हालांकि औपचारिकता का सत्र रहेगा, परसों से जो विधिवत कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से आज की घटना को एक मुद्दा बना चुकी है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है अब तो कि जब सत्र की कार्रवाई शुरू होगी औपचारिकता के बाद, तब इसी मुद्दे की गूंज पूरे सदन तक रहेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दूसरे विषय हैं मध्य प्रदेश में जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो दरकिनार कर दिए जाएंगे? देखिए, ये अति संवेदनशील हादसा हुआ है बिल्कुल, और ये राजनीति पार्टियां हैं और राजनीति निश्चित रूप से होनी भी चाहिए और करते हैं वो लोग, लेकिन सबसे पहले रिलीफ मिलना चाहिए जो परिवार लोग गए हैं। मैं आऊंगा कमलेश जी, आपकी बात करूंगा इसके बाद। हर बार ये घटना जब होती है जी, तो ये बात क्यों आती है सेफ्टी पॉइंट के फलाने की कि ये नियम के विरुद्ध होंगे? ये घटनाएं लगातार होती हैं, प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती है? आप
अभी जब मोहन सरकार ने जब से शपथ ली है तो कुछ कार्रवाइयां गतिशील हो रही थी जी। उससे ये लग रहा था कि निश्चित रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर कसावट करते हैं, तुरंत उनको सस्पेंड कर देते हैं। अभी जैसे एक्सीडेंट की एक घटना हुई थी गुना में, और उसमें तुरंत उन्होंने कमिश्नर सबको सस्पेंड कर दिया था। बात यहाँ नहीं है कि हम राजनेता लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इन नेताओं को और या अधिकारियों को हम सस्पेंड कर दें। ये एक कोई मापदंड जिम्मेदारी का एक तरीका तो होना चाहिए। अभी जो वहां की घटना है जो हरदा की आई है बड़ी संवेदनशील आई है। उसमें ये था कि उनका लाइसेंस नहीं था और वो इतना जो विस्फोटक सामग्री एक जगह कैसे इकट्ठे हो गई। अभी तो ये तत्काल से अच्छा किया मुख्यमंत्री जी ने कि एक सीनियर IAS के 5 बेंच की एक गठन समिति बना दिया और जो रिपोर्ट देगी निश्चित रूप से उसमें तथ्य सामने आएंगे वो है। लेकिन वो तथ्य जो जानकारियां हर बार कमेटी बन जाती है, उन कमेटियों के रिपोर्ट पे प्रतिपालन क्यों नहीं होता, जब ये घटनाएं क्यों घट जाती है। दूसरा बात, कल से विधानसभा प्रारंभ होने वाली है जी, तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी उस मुद्दे को घेरेगी और घेरना भी चाहिए क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन दोनों पार्टियों के इस तरह से कि जनहानि के जो होती है उस जनहानि के अपेक्षा में कोई नियम पालन और अनुशासन का ये संदेश जाना चाहिए कि ये घटनाएं बार बार नहीं हो जी। ये ऐसा एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी निश्चित रूप से ये बनती है कि उनके परिपालन के लिए और लाइन ऑफ ऑर्डर किस तरह से जल्दी बन सके। ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और निश्चित कमेटी बनाई और उनको रिलीफ दिया और मृत्यु वालों के लिए मुआवजा की घोषणा की। लेकिन भूपेंद्र जी, इस पूरे विषय के अलावा ये जो पूरा सदन है कितना अहम आप देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल रूप से सरकार के लिए, क्योंकि मोहन जी सरकार नई पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको अनुभव मंत्री तो रहे हैं लेकिन अनुभव निश्चित रूप से अभी सरकार चलाने का उतना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक चुनौती आएगी और नए विधायक जो चुन के आ रहे हैं इस विधानसभा में, और इस बार सबसे ज्यादा 2023 तो करीब प्रश्न बिल्कुल रखे गए, 2303 सवाल पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन कमलेश जी, विपक्ष की क्या तैयारी है? सवाल आप ही से था। यदि आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आपकी बात पूरी करें। बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि इस तरह बड़े हादसे पर इतनी निर्लज्जता और लापरवाही ठीक नहीं है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते कई हादसे हो चुके हैं। इसमें सबसे भीषण हादसा जिसमें 78 लोगों की मौत हुई थी, उसमें पेटलावत का एक मामला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के यहाँ अवैध रूप से कई सैकड़ों किलो जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी और वो हादसा होने के बाद 78 लोगों की मौत हुई थी। उसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस हादसे की जांच के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य मेरे सामने आया है। इसमें जस्टिस सक्सेना के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। जस्टिस सक्सेना ने जांच रिपोर्ट केवल 3 महीने में सबमिट कर दी और 6.5 साल इसका मामला अदालत में चला। उसके बावजूद भी एक भी आरोपी को, सारे आरोपी बरी हो गए, किसी को दोषी नहीं पाया गया और खाना पूर्ति के नाम पर केवल एक थाना प्रभारी को 1600 रुपए पर माह का जो उनका वेतन वृद्धि है वो रोकी गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है इससे आपको स्पष्ट दिखाई देता है। और हमारे योगेश जी अभी तक जो अपनी बातों का बखान कर रहे थे कि हम सदन में, आप पिछले 15 सालों का सदन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आज तक कोई भी सदन पूरा नहीं चला। और सदन में जब भी किसी सवाल का जवाब विपक्षी दल के नेता मांगते हैं तो हमेशा एक ही जवाब दिया जाता है कि जानकारी एकत्र की जा रही है, ना वो जानकारी कभी आती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को गुमराह करने की सरकार है और ये लोगों की जान से खेलने वाली सरकार है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से जनता के हर मुद्दे को लेकर सदन में लड़ेगी, हर मुद्दे को उठाएगी, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, चाहे वो ये पटाखा फैक्ट्री में आग का हो, सारे मामलों को कांग्रेस पार्टी
सदन में पुरजोर तरीके से उठाएगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी और सारे सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें विवश करेगी। लेकिन फिर भी मुझे इनके षड्यंत्रों की बू आती है। जब जब इनको ये जनता के सामने बेनकाब होने वाले हैं तो सदन को सस्पेंड कर दिया जाता है, विपक्षी दलों के विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। इसलिए योगेश जी, आपका चेहरा कुछ और है और आप अंदर से कुछ और है, आप मन के काले हैं, इसलिए आप कभी भी विपक्ष के सामने टिक नहीं पाते, इसलिए सदन से भाग जाते हैं। चलिए, इसी पर मैं आने वाला था कि हर बार क्या होता है योगेश जी, जैसा कि कमलेश जी ने भी कहा कि सत्रावसान पहले हो जाता है, विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हैं, जिस वजह से बहुत सारी तस्वीरें हमने सदन के भीतर देखी हैं। लेकिन इस बार जो सदन होगा और जिस तरह से सवाल भी उठ रहा है, क्या ये अपनी अवधि पूरा कर पाएगा, या फिर जैसा कि विपक्ष ने कहा अभी इसी डिबेट में कि जानकारी एकत्र की जा रही है, ये अक्सर एक जवाब होता है, रटा रटा है, तो क्या जानकारी अब पूरी आएगी विपक्ष के सामने, क्या जनता के सामने, क्या सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता की बात का खंडन करना चाहूंगा। पेटलाबाद घटनाक्रम जो घटित हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था। वो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से लगी हुई भूमि पर वो हादसा हुआ था और उसमें जिस जमीन पर वो विस्फोट हुआ था, आऊंगा कमलेश जी आपके पास, फिर आऊंगा, विषय पर ही आऊंगा जी। सारे लोग मारे गए थे, कोई भी जीवित नहीं बचा था। वहां पर एक रिटायर्ड जज की कमेटी में वो भी गठन भी हुआ था और उनकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई। तो ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कार्यभार संभाला है, छोटी चूक करने वाले प्रशासनिक अधिकारी को भी तुरंत बर्खास्त किया गया है। जनता के प्रति असंवेदनशीलता तो डॉक्टर मोहन यादव बर्दाश्त करने के मूड में है ही नहीं। उसी को लेकर आज जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि तुरंत वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और ये आपदा पर राजनीति करना कांग्रेस का धर्म बना जी। संवेदनशील हो चुके हैं कि संवेदनशील घटनाओं को लेकर लाशों पर राजनीति करते हैं, चाहे वो कोविड काल के दौरान मारी गई लोगों के लोगों की लाशें बिछती रहेगी और क्या विपक्ष चुप रहेगा? आप ये चाहते हैं कि हम लोगों की लाशें बिछती रहे और हम चुप बैठे रहे? आप लेकर के हत्याएं करते रहे, लोगों के खिलाफ लापरवाही पूर्वक लोगों की हत्याएं करते हैं। उसी पर जवाब ले रहे हैं कमलेश जी। जी योगेश जी, आपकी बात पूरी करें जी। मैंने कमलेश जी आपको बिल्कुल सुना ध्यानपूर्वक, आप थोड़ा डिबेट की मर्यादा का आचरण करें। आपका जब समय आएगा आप अपना जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा उसको, लेकिन आप अभी मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, वो इन प्रश्नों को एकत्रित करने का उसका जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक बहस हो जी। मगर दुखद विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सदन से चाहे सदन हो या सदन के बाहर चर्चा से भागती हुई नजर आती है। जब भी कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा सदन में उठाया जाता है तो ये कांग्रेस के विधायक उसका बहिष्कार करते हैं। इनके अंतर कलह इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जीतू पटवारी जी का समर्थन कमलेश जी आपके पास फिर आऊंगा मैं जी, क्या दूसरे अपने नेताओं ने किया जी। तो यही परिणति होना है कि नेता पुत्रों के विवाद में कांग्रेस स्वयं समापन की ओर अग्रसर हो चुकी है और मैं नहीं मानता कि ये कांग्रेस आज भी कोई सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेगी। ये सिवाय कल जो घटनाक्रम घटित हुआ है हरदा का, उसको लेकर बहिर्गमन करेगी कल सदन चालू होते सही। देखना आप, मेरी बात प्रमाणित होगी, क्योंकि कांग्रेस को सार्थक बहस नहीं चाहिए, उनको हो हल्ला हंगामा चाहिए जी। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, सरकार का कहना है कि हम तो हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो विपक्ष के साथी हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब भी हंगामा होता है या तो बहिर्गमन कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं कार्रवाई का, और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है भूपेंद्र जी कि ऐसे में जो जनता के सवाल हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस बार की हम बात करें तो विधानसभा सचिवालय तक 2303 सवाल पहुंचे हैं, जिनमें से 1340 तो है जो है उनके ऑनलाइन सवालों की संख्या है, 963 ऑफलाइन है। एक अनुमान देखा जाए तो औसत एक दिन में 288 सवालों के जवाब मिलने चाहिए, लेकिन क्या इस बार ऐसा संभव हो पाएगा नई सरकार के लिए? किस तरह की चुनौतियां होंगी और कितना सार्थक इस सदन को बनाने में दोनों ही पक्षों की भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर भूपेंद्र जी। देखिए, अच्छे लोकतंत्र में एक जब सरकार होती है तो एक अच्छे विपक्ष की भी आवश्यकता होती है जी। लेकिन सरकार के साथ सरकार को बहुत जिम्मेदारी की बात होती है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी उसकी भी होती है, समन्वय बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि
दोनों ही, जो विपक्ष हो या सत्ता हो, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आगे अंग है और ये जनता का पैसा है जो सरकार के चलाने के लिए लगता है। अब देखिए, ये 17 तारीख तक सत्र चलना है और मुझे नहीं लगता कि जो हरदा वाला कांड हुआ है और उसकी तरह उसकी पूर्वासी ये भी होगी, सदन पूरा चल नहीं पाएगा और देखिए कि विपक्ष अपने प्रश्नों पे अड़ा रहेगा और निश्चित रूप से सदन की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष उसको स्थगित कर देंगे, सदन पूर्व से ही हो जाएगा क्योंकि अब लंबा अनुभव है। हमने देखा है विधानसभा में, देखा है, लगातार देखते आ रहे हैं, मीडिया के लोग कवर करते आ रहे हैं और यही चीज पढ़नी शुरू हो रही है। इस पर जिम्मेदारी, जिस तरह से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, इसी तरह से लोकतंत्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि सदन की जो समयावधि है वो लगातार चले और उसमें भी दंड का प्रावधान ऐसा लाना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता की आवाज नहीं जुड़ेगी, वहाँ कानून बनते हैं, नियम बनते हैं। अगर कोई भी जिम्मेदारी होती है तो एक प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, चाहे उसकी जिम्मेदारी तय हो या ना हो, क्योंकि वो महकमे में आता है। इस तरह से वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सभाओं, अपनी विधानसभा के प्रश्नों को उठाना चाहते हैं, जन समस्याओं को उठाना चाहते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी निश्चित रूप से तय होने चाहिए। और ये एक अकेले से नहीं होगा कि सत्ता पार्टी चाहे तो वो चलाने चाहे और विपक्ष चाहे तो वो चलाने चाहे, ये समन्वय चाहिए। इसके लिए कोई अगर नियम बनना चाहे तो उन दोनों को मिलकर नियम भी बनाना चाहिए, क्योंकि फिर 5 साल बाद इनको अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना हो, फिर अगर ये अपने तरह से नहीं कर पाएंगे तो जनता इनको जवाब 5 साल बाद देती है। और ये अपन इस विधानसभा में हम लोग देख रहे हैं कि नए प्रतिनिधियों को चुन के भेजा गया है। तो इस तरह से पार्टी, राजनीतिक पार्टियों को ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से लेनी चाहिए और निश्चित रूप से इन पे निष्पक्ष रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए, इनके प्रति भी होनी चाहिए। और लेकिन ये संभव नहीं है, अभी तक तो संभव नहीं है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल मानना है और ये दोनों पार्टियों के लोग भी मान रहे हो, ये जनता का पैसा है और इसके प्रति उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि ये विधानसभा में क्वेश्चन उठे और उसके समाधान निश्चित समय में इनके प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, समाधान भी होने चाहिए। और अगर ये नए स्थापक, अगर इस मोहन यादव जिस तरह से अभी आए हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं फिलों में, अगर इस तरह से ये समन्वय को और विपक्ष को लेकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी भी बड़ी उपलब्धि होगी और विपक्ष की भी बड़ी उपलब्धि होगी कि विपक्ष अपने प्रश्नों को सत्ता के रूप में पार्टी को घेर सके, सत्ता जो सरकार की जिम्मेदारी है। एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं, कमलेश जी और योगेश जी ने भी कहा कि सरकार तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन आप ही हैं जो हंगामा करते हैं, सदन छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे में फिर चर्चा कैसे पूरी होगी? दोनों ने एक आशंका व्यक्त की कांग्रेस पार्टी के हंगामे के संदर्भ में। मैं भी एक आशंका व्यक्त करता हूं। जब कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी से जवाब देने के लिए कहेगी तो उनका जवाब देने आएगा स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री का मामला हो तो उसका जवाब देगा वन मंत्री, और वन मंत्री का मामला हो तो उसका जवाब देगा सिंचाई मंत्री। तो ये तो सरकार की सर्कस है और ये लोग किसी न किसी तरीके से, क्या विपक्ष की मांग जायज है कि इस तरह के गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जवाब न दे? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार में सर्कस चलाते हैं और ये जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन अब वो समय बीत गया है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा करता हूं आपसे कि जनहितैषी मुद्दों पर सरकार को हम पूरी तरह घेरने का प्रयास करेंगे, चाहे संसद हो या सड़क हो। और योगेश जी की जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मैंने आपको बता दिया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतना बड़ा जखीरा बारूद का इकट्ठा था और सरकार कहां सो रही थी? कहां था इनका प्रशासन? कहां था इनका गृह मंत्रालय? कहां था इनका इंटेलिजेंस? इसके लिए क्या मुख्यमंत्री जी को सामने आके जवाबदेही नहीं स्वीकार करनी चाहिए? क्या इसके लिए गृह मंत्री जी को जवाबदेही स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि आपका इंटेलिजेंस फेल है? आप मुख्यमंत्री के रूप में या गृह मंत्री के रूप में आपके फेलियर नहीं दिखता? आप इतना बड़ा हादसा हो गया, मैंने पेटलाबाद हादसे का आपको उदाहरण दिया, उसमें आप किसी को कोई 78 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है सरकार की नजर में। क्या जनता ऐसे ही इनकी लापरवाहियों के भेंट करती रहेगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार नाकारा और निकम्मी है, इनका सिस्टम फेल हो चुका है, इनके सिस्टम को जंग लग चुका है। आने वाले समय में हम सदन हो या सड़क हो, इनको घेरने का प्रयास करेंगे और इनको जनता के सामने बेनकाब करेंगे। जवाब दीजिए योगेश जी, विपक्ष तो पुरजोर घेरेगा, लेकिन सत्ता पक्ष कैसे सामना करेगा? योगेश जी।
देखिए अमित जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान मेरे छोटे भाई ने दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज सदन में इतने अनुभवी नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर इसीलिए नियुक्त किए गए कि सदन ढंग से व्यवस्थित रूप से संचालित हो। और उनके अनुभव का उन्होंने पहले दिन ही ये कहा था कि मेरे अनुभव का लाभ पूरे 230 विधायक उठा सकते हैं जी। 230 में कांग्रेस के भी हैं। अब कांग्रेस जनता से कनेक्ट तो स्वयं को कर नहीं पा रही, जनता भी कांग्रेस को स्वीकार कर नहीं रही। अभी 163 जो विधायक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, 40% हमारे पास है, आपके पास हमसे 6.5% वोट ज्यादा है। इसलिए जनता में कनेक्ट की बात आप मत करिए। कमलेश जी जवाब ले लेते हैं, जवाब देने दीजिए। योगेश जी आपकी बात पूरी करें जी। सरकार चला रहा है, जिम्मेदारी आपकी है जनता की। ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। योगेश जी आपकी बात पूरी करें, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी योगेश जी। करने का प्रयास है इनका, इनको कुछ पढ़ लिख के तो आए नहीं है, मुंह चलाने बैठ गए, 2-3 बातों को बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। थोड़ा जानकारी लेकर बैठे आप, डिबेट में तो सार्थक बहस हो सकेगी। आप योगेश जी आपकी बात पूरी करें जी। सदन पर सार्थक बहस की बात कर रहे हैं आप, जब यहाँ पर आप सार्थक बहस से बच रहे हैं तो सदन में क्या सार्थक बहस करेंगे आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कांग्रेस के प्रश्नों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस के विधायक पूरे टाइम सत्र में मौजूद ही नहीं रहते। माननीय कमलनाथ जी की उपस्थिति देखिए आप, पिछले सदन में 5 साल में लगभग 25 उपस्थिति भी नहीं थी। उनका स्वयं का यह अभिकथन हुआ करता था कि अगर विधानसभा में जाना समय की बर्बादी। तब कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। इतने जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ कांग्रेस का नेता अगर सदन में समय की बर्बादी बताता है तो वो क्या जनता की लिए सार्थक बहस करेंगे और क्या जनता से जुड़े हितों के प्रश्न पूछेंगे? लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं, लोकतंत्र में विपक्ष अगर सार्थक बहस करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। हम तो चाहते हैं एक सार्थक बहस हो और हमारा सदन सुचारू रूप से चले। ठीक है, चलिए, तो निश्चित तौर पर सरकार का कहना है कि हम भी चाहते हैं सार्थक बहस हो और विपक्ष पुरजोर कोशिश करेगा जनता के मुद्दों को उठाने की। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार का जो सदन है वो अपनी पूरी अवधि पूरी कर पाता है। जनता के जो सवाल है जो कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से पूछे जाएंगे उनका क्या जवाब आता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।